बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और हर नागरिक को ये आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे पार्टी बीजेपी हो या चाहे पार्टी आम आदमी हो। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी एसएस कलेर जी, जिनसे आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। कलेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कलेर जी, मैं सवाल आपसे यही से कहना चाहूँगा, इस बात की घोषणा तो आप कर चुके हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप 70 की 70 विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रत्याशी यही उत्तराखंड की आम जनता के बीच के होंगे या फिर जो आलाकमान डिसाइड करेगी उनको उतारा जाएगा इन विधानसभाओं में? मैं आपको ये बहुत स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ जी। ये 70 के 70 प्रत्याशी जो होंगे जी, वो उत्तराखंड के होंगे। उत्तराखंड के होंगे। उत्तराखंड के होंगे जी। और मेरी जिस तरीके से पीछे अरविंद जी से, मनीष जी से मीटिंग हुई है जी, और इसमें हम एक और चीज नहीं करने जा रहे हैं जी। मैं ये सोच रहा हूँ, या अरविंद जी ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड को 22 साल 2022 में बने हुए हो जाएंगे जी। 22 साल के बाद एक जवानी आ जाती है किसी भी इंसान पे जी। और उत्तराखंड पे भी 22 में एक जवानी आ जाएगी। और अरविंद जी ने ये फैसला लिया है कि उत्तराखंड के 50 चेहरे वो होंगे जो 25 साल से लेके 35-40 साल के बीच के होंगे। मतलब आप बिल्कुल वो फ्रेश होंगे जिन्होंने कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ी होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि युवाओं को आप 2022 में मौका देंगे? बिल्कुल मौका देंगे और 2022 के बाद उत्तराखंड की जो कमांड रहेगी वो नौजवानों के हाथ में रहेगी। नौजवानों के, मैं इसकी तारीफ करूंगा अगर आप ये कहते हैं कि 2022 में युवाओं को मौका मिलेगा तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है युवा ही किसी देश की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन कलेर जी, एक सवाल और है कि जब आपने इस बात की घोषणा करी थी तो उत्तराखंड में ही कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार किया था कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में वोट नहीं मिलेंगे या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये विरोध देखने को मिला था, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस की एक सोच है। जो लोग हैं वो वाले विरोध करते हैं जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए जी, जब 2012 में जी दिल्ली में भी इलेक्शन लड़ने के लिए मन बनाया था पार्टी ने जी। हम एक राजनीतिक पार्टी पहली बात तो है ही नहीं, हम तो समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। तो जब हमने दिल्ली की सेवा करने के लिए ठानी और हमें एक मतलब पार्टी को बैनर के नीचे आके एक पार्टी बनानी पड़ी ताजों के जनता की सेवा करने के लिए, हमें इन्हीं ने, भाजपा और कांग्रेस ने ही कहा था कि आप सत्ता में, आप आंदोलनकारी हो, आप आंदोलन से काम करते हो, आप एक बार सत्ता में आके देखो, सत्ता में आके देखो सत्ता को चलाने के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं। और उस चैलेंज को जब हमने कबूल करा तो भाजपा और कांग्रेस ने, कांग्रेस की जो शीला दीक्षित जी दिल्ली की 15 साल से किला बना के बैठी हुई थी, उसने कहा कौन केजरीवाल, कौन आम आदमी पार्टी। और जब उसको पता लगा भी ये ग्राउंड पे इतना काम आम आदमी के साथ जुड़ के करते हैं तो उसकी जमात बचाने में मुश्किल हो गई थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ही आपका विरोध कर रहे हैं? वही विरोध करते हैं और आम जनता तो हमें साथ दे रही है। उन्होंने दिल्ली का एक मॉडल, दिल्ली में हमने जो शिक्षा पे काम करा, हमने स्वास्थ्य पे काम करा, जिस तरीके से जो पानी है, पानी एक कुदरत की दी हुई देन है जी, वो उस पे भी हम उसको भी बेचना शुरू कर देंगे तो ऐसे रहे हालात, भाजपा और कांग्रेस कल को आपको सांस लेने की भी कहेंगे, इस चीज का भी टैक्स लगेगा, वो भी कुदरत की दी हुई देन है। ये ऐसी चीजों को हमें रोकना होगा, ये हमारा अधिकार है, पहला अधिकार है पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, क्योंकि हमने इस चीज के लिए टैक्स दिया है। अगर देखिए कनाडा या अमेरिका की तो हम बात करते हैं, हम उसके पीछे लगते हैं, वहां जी अगर शिक्षा फ्री हो रही है, स्वास्थ्य फ्री हो रही है तो वो अच्छा हो रहा, हम उसके लिए यहाँ हिंदुस्तान में ये चीजें फ्री करने की बात करते हैं तो यही नेता कहते हैं ये फ्री की राजनीति कर रहे हैं। फ्री की राजनीति नहीं है, किसी भी मंत्री की, किसी भी विधायक की, किसी भी एमपी का ये बिजली पानी ये फ्री है, उसको वाही यात्रा फ्री है, ट्रेन का सफर फ्री है, तो आम आदमी को क्यों नहीं? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी नेता हैं
इनको अगर सारी सुविधाएं फ्री हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं? तो मुझे लगता है कि आप तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 2022 में अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आती है, बिजली पानी आप फ्री करेंगे। क्या शिक्षा भी फ्री है इसमें? शिक्षा भी फ्री रहेगी, स्वास्थ्य भी से मतलब जो हॉस्पिटल की सुविधा है वो भी फ्री देंगे। देखिए, देखने को लगता है हमने शिक्षा फ्री कर दी। एक आदमी का जीवन जो है अपने बच्चों को सेटल करने में 25 साल निकल जाते हैं जी। आप इसको बारीकी से देखिए कि एक आदमी अपने बच्चे की आज उसकी पहली क्लास में एडमिशन करवानी है, फिर 5th में करवानी है, 10th के बाद स्कूल बनना है, वो इन्हीं टेंशनों में जीता है। आज मैंने अपने बच्चे की फीस देनी है, आज मेरे बच्चे का ये ना हो जाए, वो इस टेंशन में जी रहा है। अगर वो पूरी टेंशन कोई गवर्नमेंट उठा ले तो वो अपने आप ही बहुत अच्छा रोजगार पैदा कर लेगा। जैसे आदमी अपना रोजगार अच्छा पैदा कर लेगा, अपने इनकम के साधन अच्छे करेंगे तो अपने भी हिंदुस्तान बहुत आगे जाने लग जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो है स्वास्थ्य पे है। देखिए, 25 साल आपने अपने बच्चे को जब नौकरी पे लगा दिया, बच्चे अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। उसी के बाप को ये चिंता होने लगती है, मैंने इसको नौकरी पे लगा दिया, कल को ये मेरे को पूछेगा नहीं तो उसको ये होता कल को मैं बीमार हो गया, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, घुटनों की प्रॉब्लम आ गई, तो मैं इलाज के लिए कुछ न कुछ करूं। मतलब ये कहना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसकी जो पूरा जीवन है एक आदमी का 25 साल पहले के, उसके बाद पूरी लाइफ, जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसका इलाज फ्री करवा के देना, उसको किसी तरह की सुविधा नहीं होने देनी चाहिए, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 क्यों नहीं बनेगा? अपने आप बनेगा। कहीं अमेरिका या कनाडा की जमीन हमारे से मजबूत नहीं, वहां के पत्थर मजबूत नहीं, वहां लोग पढ़े लिखे हैं, उनको गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, उनका सीधा सीधा ध्यान जो है अपने काम पे होता है। जब आदमी का काम पे अपने पे ध्यान होता है, अपने परिवार के लिए वो अच्छा करता है, तो हिंदुस्तान वहां जैसे हिंदुस्तान के लोग भी ये काम करेंगे और अपने आप हिंदुस्तान आगे आएगा। कलेर जी, ये सब लोग जानते हैं कि अगर हम उत्तराखंड जब से अलग हुआ तब से देखें तो एक बार कांग्रेस ने राज किया है, फिर बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, ये सबको पता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा 2022 में भी अगर होगा तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि 2022 में हमारी सत्ता आएगी? देखिए, जो इतिहास कहता है, जो इतिहास कुछ भी कहता रहा हो जी, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फर्क आ गया है जी। मैं ये चीज कहने में परहेज नहीं करूंगा। आज से 100-200 साल पहले जी, जिस तरह की राजनीति होती थी जी, जिस तरह का सिस्टम था, उसको भगत सिंह जी ने और बाबा अम्बेडकर जी ने, इन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़के एक नई शुरुआत करी थी, मैं ये नहीं कहता कि 47 के बाद तरक्की नहीं हुई है कुछ चीजों पे, लेकिन शिक्षा के मामले में हम बहुत पीछे रह गए। शिक्षा अगर सही तरीके से दे दी जाती तो जो आज हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं, जातिवाद हो रहा, धर्मवाद हो रहा, ये चीज नहीं होती जी। और मेरे को लग रहा जब आदमी एक सोच लेता है कि मतलब मेरे को अपना मतलब इन चीजों को छोड़ के अपने बच्चों के लिए काम करना है, अपने मतलब समाज के लिए काम करना है, तो वहां ये चीजें हट जाती है। रविंद्र जी ने एक ऐसी लाइन खींच दी है जिसमें ये हो गया है कि राजनीति धर्म की, जातिवाद की वो छोड़ के, और उत्तराखंड में लोग रविंद्र जी के मॉडल को दिल्ली में देख चुके हैं, तो वो लोग इस चीज को भूल के जो पुरानी चीजें हुई हैं, सारी राजनीति जो हो रही थी शिक्षा पे मतलब उस पे, अपने धर्मवाद पे, जातिवाद पे, पहाड़ पे, प्लेन पे, कमाऊ पे और गढ़वाल पे हो रही थी, उनको छोड़ के एक अरविंद जी के इस मैसेज को पहुंचाएंगे और घर घर पे इस चीज का झंडा बुलंद होगा और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनेगी। कलेर जी, एक सवाल और निकलता है, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे की, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का ऑलरेडी चेहरा है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, कांग्रेस के पास भी है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा ये है करके, ये कितनी जल्दी एक बात पता चल जाएगी? क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे का भी असर पड़ता है मतदाताओं में। मैं ये चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी। देखिए, ये जो चेहरे वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अरविंद जी बिल्कुल फ्रेश चेहरे चाह रहे हैं।
अरविंद जी बिल्कुल फ्रेश चेहरे चाह रहे हैं। मैं इतना विश्वास आपको दिलवा सकता हूं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो पहाड़ का होगा, पहाड़ का रहने वाला होगा, पहाड़ की जो पीड़ा को जानता होगा अच्छी तरह, वही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा, पढ़ा लिखा होगा। हो आपको मतलब उम्मीद ही नहीं करी होगी कि अभी तक तो मुख्यमंत्री ऐसे बनते रहे, बहुत पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा, पूरी उम्मीद है मेरे को। और 2-3 महीने में आपके सामने ये नाम भी आ जाएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि 2-3 महीने में आप इस बात को अनाउंस कर देंगे कि हमारा 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बिल्कुल। चलिए, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड को समझने के लिए जो कुमाऊं है या चाहे जो गढ़वाल है, पहाड़ को समझना जरूरी है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पहाड़ की वो कौन सी पीड़ा है जो चाहती है कि हाँ उत्तराखंड में विकास हो, और उत्तराखंड में ऐसा विकास हो? कैसा विकास आपको लगता है कि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं? देखिए, उत्तराखंड के नागरिक को अच्छी शिक्षा मिल जाए, पहाड़ में मिल जाए, और अच्छे हॉस्पिटल मिल जाए, और कुछ कारोबार मिल जाए, छोटी सी नौकरी भी चाहे मिल जाए, मैं कह रहा हूँ 10-15 हज़ार रुपए की भी नौकरी मिल जाए, तो वो कभी भी अपना पहाड़ से प्लान नहीं करेगा। ये जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने यूपी से जब बंटवारा हुआ हमारा, उस टाइम भाजपा ने अपना सिर्फ ये बेनिफिट देखा कि हम अपना मुख्यमंत्री बना लें, हम अपने आप ही अपने मंत्री बना लें। उन्होंने सही ढंग से यूपी के साथ बंटवारा ही नहीं करा। जब बंटवारा नहीं करा तो आज कई चीजों की हमें मुश्किल आनी शुरू हो गई। जब मुश्किल आनी शुरू हुई तो उन्होंने अपना उत्तराखंड को जिस दिशा में लेके जाना चाहिए था उस दिशा में लेके नहीं गए। क्यों? कि उत्तराखंड में रोजगार देने की कोई कमी नहीं है, बहुत तरह की यहाँ जड़ी बूटियां हैं, टूरिज्म है, कई तरह की शिक्षा। और देखिए, शिक्षा का तो ये हब बन सकता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पहाड़ में अंग्रेजों ने भी सरकार जो स्कूल खोले थे वो इसीलिए खोले थे कि बच्चे का मन लगता है पहाड़ में, शिक्षा में वो ध्यान ज्यादा दे पाता है। तो मतलब पहाड़ में तो कई काम ऐसे और भी हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में हमें कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जमीन हमें स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए नहीं मिल रही, तो यहाँ तो कई तरह के ये काम और भी हो सकते हैं। हम यहाँ के नौजवान को हर मौका देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का नौजवान बहुत टूट चुका है। और टूटने के बाद आप देखो, मैं ये मतलब आंकड़े कई जगह से निकलवा भी चुका हूं कि जो नौजवान के पास रोजगार नहीं है तो वो गलत दिशा को जा रहा है। गलत दिशा को क्या जा रहा है? 4 दोस्त मिलते हैं, शाम को कहते हैं यार काम तो कोई है नहीं, हम मूड़ी बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा 20 सालों में जिस तरीके से यहाँ दारू का कारोबार बढ़ा है, वो यही कारण है कि हमने नौजवानों को अपने को सही दिशा नहीं दी, और सही दिशा ना देने की वजह से ही आज उत्तराखंड की हालत ऐसी हो गई है कि उत्तराखंड में नौजवान जो है वो आज काम के लिए, अपने रोटी खाने के लिए भटक रहा है। और बड़े बड़े अच्छे लोग बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा अपना पढ़ाई पे खर्चा करके यहाँ के BA करी, MA करी, कई तरह के कोर्स करे, यहाँ तक के डॉक्टरी के कोर्स करा है, यहाँ PhD करी है, तो खाली घूम रहे हैं। लेकिन कलेर जी, जैसे आपने दारू की बात करी, लेकिन सरकार या जो भी सत्ता में रही वो ये कहती है कि उत्तराखंड को चलाना है तो दारू का जो कामकाज है या जो दारू का बिजनेस है हम उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा रिवेन्यू आबकारी डिपार्टमेंट देता है। वो इसलिए नहीं बंद कर सकते, एक तो ब्रांड चलता है अपने कांग्रेस का, दूसरा ब्रांड आपको भी पता है भाजपा के चलने लग गया, तो उन्होंने अपने ब्रांड ही चलाने हैं। किसी का हिल टॉप के नाम पे है, किसी का किसी नाम पे है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसी ये राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अपना कारोबार, अपनी इस चीज बढ़ाने के लिए नौजवानों को हम नशे में झोंक रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये सब आप गलत मानते हैं? मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूं। नौजवानों को रोजगारी, बच्चों को रोजगार देना है तो कई तरह की यहाँ टूरिज्म की हब बन सकती है। जितनी में हमारे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में सुंदरता है, कुदरती सुंदरता है, उसके लिए टूरिज्म को अगर बहुत बढ़ावा दिया जाए तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में एक ऐसा मतलब प्लान करा जाए तो उत्तराखंड में सबसे बेस्ट होगा। और उत्तराखंड का इसी तरीके से उसको पैकेज बना दिया जाए, 5 दिन का ट्रिप हो और पूरे 1-1.5 महीना घूमने के लिए पूरा उत्तराखंड चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि टूरिज्म के द्वारा हम रोजगार बहुत अच्छा दे सकते हैं।
छोटा छोटा पानी पहाड़ में ही रोके, वहां से सोलर के जरिए पहाड़ पे ऊपर पानी ले जाया जाए, उससे बागवानी का काम करा जाए, उसके अगल बगल होटल बना दिए जाए। जब लेक होगी वहां कई जनों को कारोबार मिलेगा, मछली पालन होगा। जो रेता और बजरी जो इनका भाजपा और कांग्रेस का मेन धंधा है, वो भी जो बह के यूपी को जा रहा तो अपने आप रुक जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो तो कई तरह की जो योजना है उनको सही तरीके से उत्तराखंड में लागू ही नहीं करा। ये कह देते जी उत्तराखंड की स्थिति बहुत बुरी है। मैं ऐसी कंट्रियों का भी नाम लेके कह सकता हूँ जहां 6 महीने बर्फ रहती है, लेकिन उसकी भी सुंदरता, उसकी भी जो वहां की स्थिति है बहुत बेहतर है। कलर जी, आज का ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 2022 में अगर आपकी सत्ता आती है, क्या आप जो दारू का व्यवसाय है उसको कम करेंगे? जो चीज आपने कहा है, देखिए मेरे हिसाब से बहुत कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दो जी, लेकिन जिस तरीके से 20 सालों में इन्होंने बढ़ावा दिया जी, और वो बढ़ावा दिया और गलत दिशा में लेके गए, उसको जरूर रोकना। जरूर रोकेंगे। आप हमारे साथ आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर जी, जिन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें बताई और ये भी कहा कि टूरिज्म को प्रमोट करके हम यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगर 2022 में आप पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो जो दारू का व्यवसाय है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगली बार मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नई पर्सनैलिटी के साथ। नमस्कार।